हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मीट। गुड मॉर्निंग टू ऑल यू फ्रेंड्स। इस वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि हमारे घटना चक्र पूर्वावलोकन से है हमारा। तो मैं ऑलरेडी ये सब बहुत सारे मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब करा चुके हैं। अब जाके आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी वीडियो को मैंने बीपी से TRE 3.0 एंड 4.0 करके मैंने डाला हुआ है, तो वहाँ पे आप जाके सभी वीडियो को मैंने देख सकते हैं। और मैंने फिजिक्स का क्वेश्चन कराया है, मैंने केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कराने वाला हूँ, जो कि सभी फ्रेंड्स मेरे कमेंट में लिख रहे हैं, तो मैं लेकर आऊँगा उसे। और मैं केमिस्ट्री का संडे को लेकर आऊँगा और मंडे को बायोलॉजी लेकर आऊँगा। आज मैं अर्थव्यवस्था का, और अर्थव्यवस्था का आज मेरा फर्स्ट ये पार्ट है और सेकंड पार्ट कल अर्थव्यवस्था का आएगा फ्रेंड्स। तो एक पार्ट में कम से कम 150 से ऊपर क्वेश्चन होंगे और टोटल मिला के 350 क्वेश्चन हमारे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं, न्यू विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो मेरा। और फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहता हूँ, थोड़ी सी दुख की बात है कि मैं वीडियो मेरे फ्रेंड्स एक वीडियो मेरे कम से कम 4-5 हज़ार से ऊपर स्टूडेंट्स देखते हैं, लेकिन उसमें सब्सक्राइब मात्र 20-30 ऐसे 50 करते हैं, बस उससे ज़्यादा नहीं। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं भी मोटिवेट होता हूँ, मैं भी आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, मैराथन लाता हूँ सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो आपका भी थोड़ा सा ये होता है कि हाँ चलो थोड़ा सा सपोर्ट किया जाए, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा फ्रेंड्स। थोड़ा सा मैं भी मोटिवेट होता हूँ, ऐसे थोड़ा सा देखता हूँ तो अच्छा नहीं लगता है कि फ्रेंड्स मेरे हैं सब, लेकिन कोई ऐसे देखते हैं, लेकिन बट कोई भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को। तो फ्रेंड्स, आप भी थोड़ा सा फ्रेंड्सों को शेयर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा जितना हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं देर ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन को। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करता है या करते हैं? तो निजी क्षेत्र की कम भागीदारी के कारण इसमें कमी आई? नहीं, ये नहीं होगा। महामारी से पहले के स्तर की तुलना में इसमें वृद्धि हुई? ये नहीं होगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा है, टेलीकॉम सेक्टर में पूरी तरह से सुधार होने के बाद किसी भी वित्तीय वर्ष में बिना घटे इसमें तेजी से बढ़ोतरी हुई? ये भी गलत है हमारा। कमजोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई? ये हमारा सही है फ्रेंड्स। केवल 4 हमारा सही है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, केवल 4 हो जाएगा, जो कि हमारा सही है। कमजोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के गया जिला की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? तो ये 2023 का क्वेश्चन है, 69वीं बीपीएससी में कब पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसको याद रखिएगा कि बिहार के गया जिला की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, इसमें कोई आंसर हमारा नहीं है, तो इसलिए बीपीएससी इसको स्टार माना है। और हमारा आंसर जो हो जाएगा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार गया जिले की जनसंख्या 43 लाख से अधिक, मीन्स 43,91,418 43,91,418 है, जो दिए गए विकल्पों से सुमेलित नहीं हो रहा है। तो इस प्रश्न का उचित उत्तर नहीं दिया जा सकता। वर्तमान जनसंख्या के बारे में कोई प्रमाणिक डेटा उपलब्ध न होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को विलोपित कर दिया है, इसको हटा दिया है। तो याद रखिएगा, ऐसे इसको 2011 के अनुसार इतना था, ये 43,91,418 था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा डेटा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संस्थान जारी करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा ई हो जाएगा। इसमें NSO नीति आयोग, CSO प्रधानमंत्री कार्यालय, जो कि हमारा इसमें एक से अधिक या एक से उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो हमारा जो है इसमें है वो CSO ये भी जारी करता है फ्रेंड्स, और NSO ये भी जारी करता है। तो हमारा इसमें से एक से अधिक हो जाएगा। डाटा जारी जो करता है वो NSO भी करता है और CSO भी करता है। तो NSSO सॉरी फ्रेंड्स और CSO ये हमारे दोनों करते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा डेटा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय संस्थान जारी करता है? तो NSSO याद रखिएगा, और EC हो जाएगा। तो इसको मान लीजिए आप, एक से अधिक हो जाएगा फ्रेंड्स। 3 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो 4 का आंसर हमारा हो जाएगा व्यय ब्याज भुगतान पर होता है, ये हमारा सही है। केंद्र सरकार की गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो व्यय सही है, ब्याज भुगतान पर होता है, यह हमारा बी आंसर हो जाएगा। प्रश्नगत विकल्पों में से केंद्र सरकार की गैर योजना व्यय के बारे में सही कथन है व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। ज्ञातव्य है कि जब कोई व्यय योजनागत व्यय से इतर रख रखाव प्रशासनिक इत्यादि लेखांकन किया जाता है तो उसे गैर योजनागत व्यय कहते हैं। वर्तमान समय में भारत में योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय लेखांकन को समाप्त करते हुए केवल पूंजीगत एवं राजस्व व्यय का लेखांकन किया जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? इसमें बताना है कौन सा सत्य नहीं है हमारा। तो निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है, यही हमारा गलत हो जाएगा। इसमें सत्य नहीं है। इसने वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार का विस्तार किया, ये सही है। इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह बढ़ा, ये भी सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये हमारा नहीं होगा फ्रेंड्स। इसमें से ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये हमारा निर्यात में वृद्धि और आयात में वृद्धि से अधिक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है मेरा 1 नंबर, महामारी वित्तीय वर्ष 21 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया था, तो ये हमारा सही है, ये होगा फ्रेंड्स। वित्तीय वर्ष 2022 में राजकोषीय घाटा कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का 7.7% हो गया है, ये भी हमारा सही है। अगला है कि पिछले 2 वर्षों में राजस्व संग्रह कम हो गया है, पिछले 2 वर्षों में राजस्व संग्रह कम हो गया है, तो ये फ्रेंड्स हमारा गलत है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा केवल इसमें, सॉरी फ्रेंड्स, ये हमारा ये गलत हो जाएगा। हमारा जो है वित्तीय वर्ष 22 में राजकोषीय घाटा कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का 7.7% जो है हो गया था, ये हमारा गलत है। तो केवल एक सही है हमारा, क्योंकि महामारी वित्तीय वर्ष 21 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया था, तो ये हमारा सही है। 6 का हमारा केवल बी हो जाएगा, बी केवल हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। क्योंकि विचार जो है हमारा बोला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो यही हमारा एक सही है, बाकी सब दोनों गलत हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा फ्रेंड्स। और जो ये 7.7% था, तो ये जो हमारा था बढ़ के हो गया था, सॉरी राजकोषीय घाटा कम होकर हो गया था 9.2% हो गया था, जो कि इसमें दिया हुआ है 7.7% नहीं, तो 9.2% हो गया था, याद रखिएगा, ये 2021 का डाटा है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है मेरा आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार एफईआर में निम्नलिखित में से कौन से शामिल है? इसमें से बताना है कौन से शामिल है फ्रेंड्स हमारा। तो विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, सोना, विशेष आहरण अधिकार, एसडीआर इसको बोलते हैं, आरक्षित किस्त स्थिति, तो ये हमारे सभी हैं फ्रेंड्स। विदेशी मुद्रा हो जाएगा हमारा, सोना हो जाएगा, विशेष आहरण अधिकरण हो जाएगा, आरक्षित किस्त स्थिति हो जाएगा, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन है उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आंसर हमारा फ्रेंड्स हो जाएगा इसमें उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है। तो 8 का जो है हमारा फ्रेंड्स ये भी सही है हमारा। उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत के निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है, तो सही है हमारा। सेकंड है उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होते हैं, ये भी हमारा सही है। इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है, ये भी हमारा सही है। और उनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयातों के स्रोतों पर निर्भर करते हैं, तो ये हमारा डी आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ये भी 69वीं बीपीएससी प्री का पूछा हुआ क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो इसमें से विचार करना है कौन कौन सा होगा। तो यह शिशु जन्म से लेकर ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है जो प्रति 10,000 जीवित जन्मों पर व्यक्त की जाती है। नहीं फ्रेंड्स, ये गलत है। वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी, ये 2 है तो ये हमारा सही है। वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी, तो ये भी हमारा फ्रेंड्स सही है। तो केवल और 4 है कि रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया RGI के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टर SRS के बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश वर्ष 2019 में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य था। तो ये गलत है फ्रेंड्स, ये हमारा गलत है। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? आंसर केवल हो जाएगा डी, केवल 2 और 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 और 3 हो जाएगा, याद रखिएगा। 4 जो है हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी और वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन है एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? किसी देश के व्यक्तियों द्वारा अधिक पूंजी संचय करने को, ज्ञान में वृद्धि करने को है। तो ये गलत है हमारा। ज्ञान में वृद्धि करने को, ये भी गलत है। कौशल स्तरों में वृद्धि करने को, ये भी गलत है। देश के लोगों को ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करने को, तो ये फ्रेंड्स हमारा केवल सही है। बस 4 हमारा केवल सही है, तो आंसर हमारा केवल 4 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि देश के लोगों को ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करने को, ये हमारा क्या है? एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी है जो कि निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो कि सक्षम बनाती है हमारा। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्वेश्चन है दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 11 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 11 का हो जाएगा हमारा शोधन अक्षमता से तात्पर्य उस वित्तीय स्थिति से है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्थान बकाया होने पर अपने ऋणों को भुगतान करने में असमर्थ होता है। ये गलत है। दिवाला एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां देनदार की संपत्ति लेनदारों के लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठित की जाती है। ये भी गलत है। शोधन अक्षमता एक अवस्था है जबकि दिवाला निष्कर्ष है। ये भी गलत है। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड RIBBI दिवाला का शोधन अक्षमता कार्यवाही की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है। तो ये हमारा सही है फ्रेंड्स, ये हमारा सही है। तो केवल आंसर हमारा डी हो जाएगा, केवल 4 हो जाएगा। केवल 4 हमारा आंसर सही हो जाएगा, डी। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI दिवाला का शोधन अक्षमता कार्यवाही की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 4 हो जाएगा। क्वेश्चन औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया? तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आंसर हमारा हो जाएगा बी, 1956 में अपनाया गया। औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया? 1956 में। औद्योगिक नीति संकल्प वर्ष 1956 में अपनाया गया था। ज्ञातव्य है कि भारी उद्योगों पर नियंत्रण रखने के लिए राज्य के लक्ष्य के अनुसार औद्योगिक नीति संकल्प वर्ष 1956 को अंगीकार किया गया था। इस प्रस्ताव को द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया था और इस प्रस्ताव के तहत उद्योगों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। तो याद रखिएगा उस समय उद्योगों को कितने वर्गों में? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमारे उद्योगों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। ये क्वेश्चन यहीं से हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1956 हो जाएगा। क्वेश्चन है उत्पादन संबंध प्रोत्साहन PLI योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फोन विनिर्माण तथा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में बढ़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन की पेशकश करती है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। इस योजना में आवेदकों की 2 श्रेणियां हैं, वैश्विक कंपनियां और घरेलू कंपनियां। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सेकंड जो है हमारा सही हो जाएगा। और उसके बाद से यह योजना पात्र कंपनियों को 6 वर्षों की अवधि के लिए भारत में निर्मित और लक्ष्य श्रेणी में शामिल वस्तुओं की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री आधार वर्ष पर लगभग 8% का औसत प्रोत्साहन प्रदान करती है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। 4 है कि PLI के तहत लक्ष्य श्रेणी में लैपटॉप,
टेबलेट, ऑल इन वन पीसी सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर यूएसएफएफ शामिल होंगे। तो ये हमारा गलत होगा फ्रेंड्स। केवल सही है, 3 सही है हमारा। यह योजना पात्र कंपनियों को 6 वर्षों की अवधि के लिए भारत में निर्मित और लक्ष्य श्रेणी में शामिल वस्तुओं की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री आधार वर्ष पर लगभग 8% का औसत प्रोत्साहन प्रदान करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2, 3 हो जाएगा। आंसर हमारा ई हो जाएगा 2 और 3। मीन्स के हमारा ये 2 ही हो जाएगा। इस योजना में आवेदकों की 2 श्रेणियां हैं, वैश्विक कंपनियां और घरेलू कंपनियां। तो आंसर हमारा 2 और 3 हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ए। क्वेश्चन है स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, इसका हमारा हो जाएगा यह खान मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। तो सही है। यह योजना CORS नेटवर्क की तरह जियो पोजीशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 सेंटीमीटर तक की सटीकता प्रदान करने योग्य मानक बनाने का प्रयास कर रही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये हमारा गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। ये CORS का मतलब क्रॉस ओरिएंटेशन रिसोर्स शेयरिंग है। तो ये हमारा 3 सही हो जाएगा। और यह योजना ड्रोन तकनीक का उपयोग कर भूमि के छोटे छोटे खंडों का नक्शा तैयार करके ग्रामीण बस्तियों के क्षेत्रों में संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करने के लिए एक सुधारात्मक पहल प्रदान करती है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। केवल हमारा कौन सा सही होगा, तो हमारा 1 सही होगा और हमारा 3 सही होगा। 1 और 3 सही होगा। यह खान मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है और CORS का मतलब होता है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। तो हमारा आंसर हमारा सी हो जाएगा 1 और 3। क्वेश्चन है किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने के परिणाम निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो इसमें से बताना है कौन कौन से हमारे परिणाम होंगे फ्रेंड्स। तो राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों को वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। तो ये हमारा सही है फ्रेंड्स, हो सकते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है। ये गलत है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। ये सही है हमारा, दे सकते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जाएगी। तो ये भी हमारा सही है। तो 1, 3, 4 आंसर सही है फ्रेंड्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, केवल 1, 3, 4। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं। तो 16 का क्या हो जाएगा, 16 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हमारा हो जाएगा सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव। तो सही है फ्रेंड्स, ये होगा हमारा। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती, ये भी हमारा सही है। कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी, ये भी सही है हमारा। और घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक में कमी, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा, ये भी होगा हमारा। तो 1, 2, 3, 4 ये सभी हो जाएंगे, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा था। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा सी हो जाएगा, सिंगापुर रहा था, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन है भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हमारा हो जाएगा रुपये 15 लाख करोड़ रुपया, आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है हमारा भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन कर CTT प्रस्तुत किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा फ्रेंड्स हो जाएगा ये हो जाएगा 2013 से 14 में किया गया था। भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन कर CTT प्रस्तुत किया गया था, 2013 से 14। आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार का हिस्सा कितना है। तो 20 का आंसर हमारा ये हो जाएगा 10.06% हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा। अगला क्वेश्चन है नगद आरक्षित अनुपात को कम करने में अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। तो क्या क्या प्रभाव पड़ेगा फ्रेंड्स हमारा देखते हैं।
तो उपयुक्त में से इसमें से आंसर हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक भी हो सकता। तो हमारा इसमें से एक से अधिक होगा फ्रेंड्स, हमारा आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो है बैंकों के पास अधिक तरलता लाभ होगा। तो ये फ्रेंड्स क्या होगा मेरा, ये सही हो जाएगा हमारा। अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है, ये भी सही हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है, ये भी हो जाएगा। वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है, नहीं ये नहीं होगा। तो 1 2 3 हो जाएगा, क्योंकि हमारा एक से ज़्यादा है तो ऑप्शन में तो है नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ई हो जाएगा, जो कि उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आयुष्मान सहकार योजना के बारे में कौन सा इसमें से कथन है जो है हमारा सत्य है, ये बताना है। आयुष्मान सहकार योजना के बारे में कौन सा कथन हमारा सत्य है, तो बताइए फ्रेंड्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा। भारत के वित्त मंत्रालय ने यह योजना शुरू की, तो ये हमारा ये सही हो जाएगा आंसर। भारत के वित्त मंत्रालय ने यह योजना शुरू की है, आयुष्मान सरकार योजना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन है भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्भीक घोषित की, अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा डी हो जाएगा। निर्यात क्षेत्र जो है वह हमारा लाभान्वित होगा, आंसर हमारा हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 2018-19 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का कुल मूल्य क्या था। तो आंसर बताना है फ्रेंड्स, हमारा आंसर हमारा हो जाएगा 4,12,871 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। कितना था, 4,12,871 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है। तो 25 का आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है, तो संयुक्त अरब अमीरात में है, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत को 2024-25 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए जीडीपी की विकास दर लगातार कितनी होनी चाहिए। तो 26 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, 9% होनी चाहिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन है बजट 2019-20 में घोषित प्रधानमंत्री कर्मयोगी मान धन योजना का लक्ष्य क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हमारा सी हो जाएगा। खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को पेंशन लाभ देना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन है बौना उद्यम 100 से कम कर्मी वाले प्रतिष्ठान का भारत में 2018-19 में सेवा योजन और उत्पादकता में प्रतिशत योगदान है क्रमशः कितना है, ये बताना है हमें फ्रेंड्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा ये हो जाएगा 14% से लेकर 8% हो जाएगा, दोनों हो जाएगा 14% और 8%, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत का कितना प्रतिशत ग्रामीण परिवार शौचालय तक पहुंच वाला तथा उसका व्यवहार करता हुआ पाया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से एक भी नहीं। तो आंसर हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर हमारा ई होगा। और ई में आंसर बताते हैं, हमारा आंसर क्या होगा, तो 93.1% हो जाएगा फ्रेंड्स, जो कि इसमें नहीं दिया है ऑप्शन में। तो याद रखिएगा 93.1% तक ये रहा। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा 2014-15 में 6% से बढ़कर 2018-19 में कितना प्रतिशत हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा फ्रेंड्स, 10% हुआ है। भारत में कुल बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा 2014-15 में 6% से बढ़कर 2018-19 में कितना प्रतिशत हुआ है, तो 10% हुआ है, आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन है 2017-18 में भारत में जीडीपी की विकास दर 7.2 से घटकर 2018-19 में कितनी प्रतिशत हुई है। तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हमारा बी हो जाएगा, 6.8% हो जाएगा। 2017-18 में भारत में जीडीपी की विकास दर 7.2% से घटकर 2018-19 में कितनी प्रतिशत हुई है, तो 6.8% हुई है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन है भारत में 2017-18 में स्थिर या निश्चित निवेश की विकास दर कितने प्रतिशत से बढ़कर या निहित 2018-19 में 10% हुई है। तो 32 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, 9.3%। भारत में 2017-18 में स्थिर या निश्चित निवेश की विकास दर कितने प्रतिशत से बढ़कर या निहित 2018-19 में 10% हुई है, तो 9.3%, आंसर हमारा बी हो जाएगा।
क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, भारत में रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के अनुसार निर्यात विकास दर अप्रैल जुलाई 2019 में 2018 के उसी समय की तुलना में कितनी घटी है। तो बताना है कि आभूषण और रत्न में भारत में निर्यात संबंधित के अनुसार हमारा जो अप्रैल जुलाई है 2019 और 18 के उस समय कितनी घटी है, परसेंटेज कितनी घटी है, ये बताना है हमें। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 8.5% घटी है फ्रेंड्स। लेकिन यही अगर 2023 में बोला जाए कि 23 में हमारा क्या रहा है, तो यह बताना है 2.48% तक घटी है। कितनी घटी है, तो 2023 में 2.48% तक घटी है। सॉरी, घटी नहीं है फ्रेंड्स, ये गलती से मैं बोल दिया, 2.8% का क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। इसको ऐसे मैंने परसेंटेज में डाल दिया हूँ ताकि आपको इंक्रीज हुआ हो। 2023 में 2.4% क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, याद रखिएगा 2.48%। क्वेश्चन है, अगस्त 2019 में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों की तरलता और उधार व्यवस्था के सुधार के लिए कितना मूलधन करोड़ों में डालने की घोषणा की है। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा सी हो जाएगा, 17,000 रुपये हो जाएगा। 17,000 रुपये करोड़ डालने की घोषणा की है सुधार के लिए, क्षेत्रीय बैंकों की तरलता और उधार व्यवस्था के सुधार के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन है, भारतवर्ष में निम्नलिखित में से कौन सी विनिमय दर व्यवस्था लागू है। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स सी हो जाएगा, मैनेज्ड डर्ट फ्लोट हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतवर्ष में निम्नलिखित में से कौन सी विनिमय दर व्यवस्था लागू है, तो मैनेज्ड डर्ट फ्लोट हो जाएगा। 35 का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी निवेशक एजेंसी भारत सरकार की प्रतिभूतियां खरीद सकता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, 1 2 3। क्या हो जाएगा, 36 का आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, 1 2 3। ये हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, व्यक्ति हो जाएगा और वित्त प्रतिष्ठान हो जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, जो कि सभी होंगे। क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वित्त वर्ष में कितनी बार आर्थिक नीति की समीक्षा करती है। तो 37 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है हमारा वह 6 बार भी होती है वित्तीय वर्ष में। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा द्विमासिक मौद्रिक नीति जारी की जाती है, जो कि वित्त वर्ष में 6 बार होती है, और परंतु वर्तमान में पहले होती थी 6 बार होती थी फ्रेंड्स वर्ष में। लेकिन वर्तमान में जो है इसका कोई क्रम निर्धारित नहीं है। इस प्रकार विकल्प हमारा ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पहले जो था ये होती थी वर्ष में, मतलब कि 6 बार हो जाती थी, लेकिन ऑप्शन में तो दिया भी नहीं है। और उपयुक्त में से अब इसका कोई निर्धारित नहीं है कि कितनी बार हो सकती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा। क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस मुद्रास्फीति सूचकांक का मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए एंकर के रूप में उपयोग करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा सीपीआई संयुक्त हो जाएगा। आंसर फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीपीआई संयुक्त हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाधान भारतीय कृषि में सुधार प्रदान कर सकता है। तो 39 के आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी हो जाएगा हमारा, जो कि ये सी में हमारा कौन कौन सा आ जाएंगे। तो सी में हमारे फ्रेंड्स आ जाएंगे जो कि हमारे किसानों को सुनिश्चित गुणवत्ता वाले बीजों का वितरण, ये हमारा सही होगा। बाकी ये नहीं होगा, छोटी और खंडित भूमि जोत और मशीनरीकरण का अभाव। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि आंसर में हमारा दिया हुआ है सी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। क्वेश्चन है, नई कार्य प्रणाली के अनुसार बैंक की उधार दर की गणना किस पर आधारित है। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा सी हो जाएगा, धन का सीमांत व्यय पर निर्धारित है। नई कार्यप्रणाली के अनुसार बैंक की उधार दर की गणना किस पर आधारित है, तो धन का सीमांत व्यय पर निर्धारित है। क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम निम्नलिखित में से किस समिष्ट अर्थशास्त्रीय चर को प्रभावित करता है। तो 41 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, ई हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो है इसमें, तो आंसर हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि ब्याज दर भी हो जाएगा, मूल्य स्तर भी हो जाएगा, उत्पादन भी हो जाएगा, रोजगार भी हो जाएगा। तो ये सभी हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो इसलिए हम आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश के विभिन्न स्थलों या घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा
अर्थनैतिक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान मानी जाती है? तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा डी, निर्यात मानी जाती है, निर्यात को समान मानी जाती है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन है विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 1944 में विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। और विश्व बैंक की एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो विभिन्न परियोजनाओं को संचालित करने हेतु निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों को वित्तीय ऋण एवं अनुदान प्रदान करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1944 में की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका मुख्यालय जो है कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में, अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो 44 का आंसर हमारा हो जाएगा ए, राजस्व व्यय हो जाएगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत सरकार के किस खाते में जमा होती है? तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भारत सरकार का सार्वजनिक निधि हो जाएगा। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत सरकार के किस खाते में जमा होती है? तो भारत सार्वजनिक निधि में जमा होती है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन है भारत सरकार का राजकोषीय घाटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा आंसर हमारा हो जाएगा कर्ज बनाने वाली पूंजीगत प्राप्ति। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, भारत सरकार का राजकोषीय घाटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो कर्ज बनाने वाली पूंजीगत प्राप्ति। ऑप्शन हो जाएगा ए। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संदर्भ में राजस्व तटस्थ कर दर का अर्थ क्या है? इसमें बताना है कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संदर्भ में राजस्व तटस्थ दर कर जो है कर दर का अर्थ क्या है, ये बताना है हमें। तो आंसर हमारा हो जाएगा वह दर जिस पर राज्य एवं केंद्र के लिए कर राजस्व जीएसटी से पहले के समान रहे। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा फ्रेंड्स। वह दर जिस पर राज्य एवं केंद्र के लिए कर राजस्व जीएसटी से पहले के समान रहे। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन है भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि होती है। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा 1 जुलाई 30 जून। भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि होती है 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक होती है फ्रेंड्स। क्वेश्चन है कि भारत राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा भारत के राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। फ्रेंड्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्वेश्चन है भारत की जनसंख्या वृद्धि के संबंध में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष माना जाता है? आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा 1921 हो जाएगा, जो कि वर्ष 1921 के बाद भारत की आबादी बढ़ती चली गई। वर्ष 1921 से पहले भारत की जनसंख्या कभी बढ़ी जाती तो कभी घट जाती। इसी वजह से वर्ष 1921 के साल को महान विभाजक वर्ष माना गया। द ग्रेट डिवाइडेड कहा जाता है इसे, 1921 विभाजक वर्ष को। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है? इसमें से बताना कौन सा नियोजन का एक उद्देश्य हमारा नहीं है। तो आंसर हमारा हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है? तो जनसंख्या वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन है किस इकाई का मूल्य कागजी स्वर्ण पेपर गोल्ड के रूप में जाना जाता है? तो 52 का आंसर हमारा ए हो जाएगा यूरो डॉलर हो जाएगा फ्रेंड्स। ए हो जाएगा। किस इकाई का मूल्य कागजी स्वर्ण पेपर के रूप में जाना जाता है? तो यूरो डॉलर। 52 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा आंसर हमारा हो जाएगा मानव विकास रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा एक आधिकारिक रूप से जारी किए जाने वाला वार्षिक प्रकाशन है। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मानव विकास रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा एक आधिकारिक रूप से जारी किए जाने वाला वार्षिक प्रकाशन है, तो ये हमारा नहीं है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और इसमें कौन सा सही है? तो जन्म से जीवन प्रत्याशा आयु के द्वारा आयु काल को मापता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा फ्रेंड्स। और है प्रौढ़ साक्षरता दर के द्वारा ज्ञान को मापा जाता है, ये भी हमारा सही है। जीवन स्तर की माप क्रय शक्ति समता के द्वारा समायोजित अमेरिकी डॉलर के रूप में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी पर कैपिटा यूएस डॉलर पीपीपी के द्वारा करता है, तो ये भी हमारा सही है। तो केवल ये जो था हमारा गलत था फ्रेंड्स आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा राजकोषीय घाटा
की नई परिभाषा का सुझाव दिया गया था। तो किसके द्वारा दिया गया था फ्रेंड्स, ये बताना है हमें आंसर में। तो ये चलाया समिति के द्वारा दिया गया था, जो कि राजकोषीय घाटा है वो चलाया समिति के द्वारा दिया गया था। आंसर हमारा ये हो जाएगा। क्वेश्चन है, नरसिम्हा कमेटी ने वैधानिक तरलता अनुपात को किस सीमा तक घटाकर लाने का सुझाव दिया था। तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा आंसर हमारा डी हो जाएगा 25%। नरसिम्हा कमेटी ने वैधानिक तरलता अनुपात को किस सीमा तक घटाकर लाने का सुझाव दिया था, तो 25% हो जाएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारत ने वर्ष 2002-03 में भुगतान संतुलन के चालू खाता में धनात्मक रिकॉर्ड प्राप्त किया था। इसके लिए निम्नलिखित में से किसे संभव व्याख्या माना जा सकता है। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा डी, आयात का निरस्तीकरण हो जाएगा, कैंसिलेशन हो जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है। तो 57 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, कृषि हो जाएगा, जो कि भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है कृषि। अगला क्वेश्चन है, भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा ई हो जाएगा, कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में रही है। भारत की उन्नति संतोषजनक रही है, तो कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में रही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। तो इसमें से बताना है क्या समस्या है फ्रेंड्स, तो असंगठित क्षेत्र, यही समस्या है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या जो है वो क्या है, असंगठित क्षेत्र है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स डी हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन हमारा बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, 2005 में वो पूछा है, 1995, 2001-2 में। ये हमेशा केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन से क्वेश्चन हमारा आता ही है एग्जाम में एक न एक। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है। तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हमारा हो जाएगा बी, प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। ऑप्शन हो जाएगा बी, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है, तो प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धियों को मापने के लिए निम्न में से कौन सा संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है। तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ई हो जाएगा। एक इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, तो हमारा ACSO जो है हमारा, ये फ्रेंड्स ए बी हो जाएगा, और हमारा NSSO भी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा ए बी हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ऑप्शन ई मान लीजिए, ए एंड सी एक से अधिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। 62 का राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO हो जाएगा, और उसके बाद से हमारा हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, जो कि CSO हो जाएगा। क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा, बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह था, कितना था, ये बताना है फ्रेंड्स हमारा। तो राष्ट्रीय औसत का 33% था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और अभी जो है फ्रेंड्स हमारा 2023 का डाटा जो है हमारा 2023 में क्या, 2023 के डाटा से फ्रेंड्स हमारा जो है 33.1% है। याद रखिएगा 2023 के डाटा से हमारा कितने प्रतिशत है, तो 2023 के डाटा से हमारा 33.1% है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन तो हमारा डी ही होगा, लेकिन ये 2018-19 का डाटा था और 2023 का डाटा हमारा 33.1% हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है, उसकी बताना है उसकी क्या क्या हमारे रीजन हो सकते हैं। तो हमारा नियोजन की आवश्यकता के कारण, नहीं गलत है। तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि के कारण, हाँ ये हो सकता है। कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण, ये भी हो सकता है। औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण, ये भी हो सकता है। तो 2, 3, 4 आंसर हमारा हो जाएगा डी फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा है मुख्यतः ये बताना है हमें। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हमारा हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण, अनियमित औद्योगिक के कारण, और पश्चात सामाजिक अभिवृद्धि के कारण। ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा 65 का। अगला क्वेश्चन है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है। तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, GDP से संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, GDP से संबंधित है। प्रोफेसर राजकृष्णन ने वर्ष
1981 में अमेरिकन एसोसिएशन में बोलते हुए हिंदू वृद्धि दर का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। उनके अनुसार हिंदू परंपरा जो विकास के अनुकूल नहीं है अथवा जिसमें विकास को प्रथम प्रश्रय नहीं दिया जाता है, इसी के कारण ही अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर 3.5% के आसपास बनी हुई है। अंततः स्पष्ट है कि प्रोफेसर राजकृष्णन द्वारा प्रयुक्त हिंदू वृद्धि दर जीडीपी से संबंधित है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा यही हो जाएगा, जीडीपी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन है, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है, तो इसमें बताना है क्या है हमारा फ्रेंड्स। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 1 हेक्टेयर से कम हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का कारण क्या है? तो 1 हेक्टेयर से कम है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। तो इसे याद रखिएगा, हमारा ये एक डाटा है फ्रेंड्स, इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं आप। सीमांत कृषि भूमि जोत जो है हमारा 1 हेक्टेयर से कम होगा और छोटी जोत भूमि जो होगा 1 से 2 हेक्टेयर होगा। अर्ध माध्यम जोत जो होगा वो 2 से 4 हेक्टेयर होगा। मध्यम जोत जो होगा वो 4 से 10 हेक्टेयर होगा और बड़ी जोत जो होगा 10 हेक्टेयर से अधिक होगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में क्या है? तो ये बताना है। आंसर हमारा हो जाएगा न्यूनतम से द्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, न्यूनतम से द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो 69 का आंसर हमारा ई हो जाएगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, भारत में अर्ध शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ है? तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, हमारा 2005 हो जाएगा। भारत में अर्ध शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ है? तो 2005 से लागू हुआ है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा, शब्द संक्षेप TRIMS से क्या बनता है? शब्द संक्षेप जो है TRIMS से क्या बनता है ये बताना है। तो हमारा ये बनता है व्यापार संबंधित निवेश उपाय। क्या हो जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यापार संबंधित निवेश उपाय हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004 से 5 से बदलकर किस वर्ष को बनाया है? तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आंसर हमारा बी हो जाएगा, 2011 से 12 को बनाया है। तो 11-12 को ये बदलकर बनाया है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो 73 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 73 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा, बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो बिहार। ऑप्शन हमारा ई हो जाएगा। क्वेश्चन है, बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोक्ता है? तो 74 का आंसर हमारा ई हो जाएगा, न्यूनतम। क्या हो जाएगा? बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है तो न्यूनतम है। ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हमारा निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। तो इसमें से बताना है हमारा पंजाब जो है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है। तो भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपयुक्त का सही आरोही क्रम कौन सा है? आरोही मतलब आगे की तरफ बढ़ते क्रम। तो आंध्र प्रदेश है हमारा, उसके बाद से पंजाब है, उसके बाद से उत्तर प्रदेश, उसके बाद से पश्चिम बंगाल। मतलब हमारा सबसे फर्स्ट पे हमारा पश्चिम बंगाल आता है, सेकंड पे हमारा आता है उत्तर प्रदेश, थर्ड पे पंजाब और फोर्थ पे हमारा आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्यों में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? तो बताना इसमें से कौन सा हमारा सर्वाधिक उत्पादन है। तो ई ऑप्शन है, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा फ्रेंड्स और उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं कि कौन सा हमारे डाटे के अनुसार कौन सा होगा। तो प्रश्नकाल एग्रीकल्चर स्टेटिक्स एट अ ग्लेंस 2022 के अनुसार भी विकल्प ई सही उत्तर है, क्योंकि एग्रीकल्चर और स्टेटिक्स ग्लेंस 2022 के अनुसार वर्ष 2021-22 में फोर्थ में कपास की सर्वाधिक उत्पादकता राजस्थान के पास था, 558 किलोग्राम में था। और इसके बाद क्रम से गुजरात आ गया तथा फिर तेलंगाना आ गया। उसके बाद से तेलंगाना का स्थान, उसके बाद से 2021-22 में हमारा कपास उत्पादक शीर्ष में 3 राज्य क्रम से रहा, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना। गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना। तो इसमें ऑप्शन है ही नहीं फ्रेंड्स, एक भी नहीं है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा और महाराष्ट्र हो जाएगा और तेलंगाना हो जाएगा। तो याद रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। याद रखिए, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना। अगला क्वेश्चन हमारा,
निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? इसमें से बताना है हमारा क्या होगा फ्रेंड्स। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हरी सब्जियों की अत्यधिक खेती नहीं, गहन कृषि जिला कार्यक्रम नहीं, उच्च उपज किस्म कार्यक्रम ये भी नहीं होगा। आंसर हमारा हो जाएगा बीज उर्वरक जल तकनीकी। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, बीज उर्वरक जल तकनीकी हो जाएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई है, तो इसमें से बताना है क्या है? तो हमारा न्यूनतम है, बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई न्यूनतम है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? इसमें से बताना है कि कौन सा अमर्त्य सेन से हमारा संबंधित है। तो सक्षमता उपागम जो है हमारा अमर्त्य सेन से संबंधित है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए, तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रेक्ष्य का अंश क्या है? तो 81 का हमारा डी हो जाएगा, 15% हो जाएगा। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रेक्ष्य का अंश क्या है? तो 15%। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो 82 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा ए हो जाएगा, तिलहन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो तिलहन हो जाएगा, जो कि हमारा खाद्य सुरक्षा में शामिल नहीं है फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो 83 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा डी हो जाएगा, जो कि खाद्यान्नों का निर्यात हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो खाद्यान्नों में निर्यात। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन है, किस वर्ष कृषि और संबंधित क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर नकारात्मक हो गई थी? 84 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2002 से 3 हो जाएगा। किस वर्ष कृषि और संबंधित क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर नकारात्मक हो गई थी? तो 2002 से 2003। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है? तो 85 का आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स, सी हो जाएगा, 15 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। 15 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। और यही 2023 के डाटा से अगर है तो यह 18 लाख रुपए करोड़, याद रखिएगा 18 लाख रुपए करोड़ रखा गया है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। 2023 के डाटा के अनुसार 15 लाख से बढ़ के 18 लाख रुपए करोड़ हो गया है केंद्रीय बजट। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से बताना है। तो 86 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा वर्षा बीमा भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड AICIL द्वारा किया जाता है, तो ये हमारा सही है। यह योजना वर्ष 2007 के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि में शुरू की गई थी। नहीं, ये गलत है फ्रेंड्स हमारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल एक हो जाएगा, एक हमारा सही है। और जो ये हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि जो है यह हमारा 2004 में शुरू की गई थी, याद रखिएगा 2004 में, जो कि यहाँ पे दिया है 2007 में, इसको 2004 में शुरू की गई थी। तो 86 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा केवल एक हो जाएगा। क्वेश्चन है, माइक्रो लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक निर्माण क्षेत्र के मध्यम उद्योगों हेतु निर्धारित निवेश की सीमा है? तो 87 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 5 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए से कम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। माइक्रो लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक निर्माणी क्षेत्र के मध्यम उद्योगों हेतु निर्धारित निवेश की सीमा है? तो 5 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए से कम। ऑप्शन हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स सी। क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय बजट में FM ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये बताना है फ्रेंड्स कि कितना कर दिया है। तो हमारा 74% कर दिया है। कितना है? 74% कर दिया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा लघु रत्न श्रेणी एक उद्योग को अधिकतम कितनी धन राशि तक वित्तीय सहायता दी गई है?
तो 89 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, 500 करोड़ रुपए दी गई है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 500 करोड़ रुपया। अगला क्वेश्चन है, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है, तो इसमें से बताना है हमारा क्या है, तो वित्त मंत्रालय है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा फ्रेंड्स। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन है, वित्त मंत्रालय। और फ्रेंड्स वित्त मंत्रालय जो अभी किसके पास है, तो हमारे निर्मला सीतारमण के पास है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार कीजिए। तो 91 का आंसर क्या हो जाएगा, 91 का आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर, कस्टम्स हो जाएगा। उसके बाद संघ उत्पादन शुल्क है, ये हमारा 1 2 3 4 दिया हुआ है। तो ये बोल रहा है कि केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार कीजिए। तो इसमें बताना है कि कौन सा हमारा पहले आएगा, कौन सा हमारा बाद में होगा। तो निगम कर जो है हमारा 1 नंबर पे होता है, और निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर जो होता है, आय पर कर, वो हमारा 2 नंबर पे होता है। और हमारा संघ उत्पादन शुल्क होता है हमारा, ये 3 नंबर पे होता है। और ये कस्टम हमारा होता है वो 4 नंबर पे होता है। तो 1 2 4 3 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, 1 2 4 3, ऑप्शन ए हो जाएगा 1 2 4 3। पहले निगम कर, उसके बाद से हमारा आय कर, उसके बाद से हमारा संघ उत्पादक शुल्क, उसके बाद से कस्टम्स हो जाएगा, लास्ट में 4 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, क्वेश्चन है भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। इसमें से बताना है हमारा कि भारत की सरकार का आय का स्रोत सबसे बड़ा कौन सा है। तो प्रत्यक्ष कर जो है आय का सबसे बड़ा स्रोत है। ऑप्शन क्या हमारा डी सही है फ्रेंड्स, क्योंकि प्रश्न निकालता था वर्तमान में भी विकल्प डी सही उत्तर है। बजट अनुमान 2023-24 के अनुसार जहां कुल बजट व्यय में प्रत्यक्ष कर का हिस्सा 54.25% तथा अप्रत्यक्ष कर का एक हिस्सा 45.75% अनुमानित है, वहीं जीडीपी के अनुपात के संदर्भ में यह क्रमशः 6% एवं 5.1% अनुमानित है। तो क्या होगा, प्रत्यक्ष कर में सबसे बड़ा जो हमारा आय कर है फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। ये 93 का क्वेश्चन मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है, तो प्रत्यक्ष कर है। भारत में आय का सबसे बड़ा पूछ रहा स्रोत कौन सा है, तो प्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिससे भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है। तो इसमें बताना है कि भारत को सबसे ज़्यादा राजस्व कर से सरकार को सबसे ज़्यादा आय होती है इसमें से, तो हमारा उत्पाद शुल्क जो है इससे सबसे ज़्यादा भारत सरकार को आय होती है। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, ब्याज भुगतान एक आइटम है, तो कौन सा हमारा राजस्व व्यय का एक आइटम है। ब्याज भुगतान जो है एक आइटम है राजस्व व्यय का। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन, राजकोषीय घाटा क्या है हमारा, ये बताना है राजकोषीय घाटा क्या है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा ये जो है इसको देख लीजिए, प्राथमिक घाटे को प्राप्त करने हेतु राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगियों को घटा दिया जाता है, अतः प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। बजटीय घाटा बराबर होता है कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय। राजस्व घाटा बराबर होता है राजस्व प्राप्तियां माइनस राजस्व व्यय। और राजकोषीय घाटा में होता है राजकोषीय घाटा इज इक्वल टू बजटीय घाटा कुल प्राप्ति कुल व्यय प्लस सरकार का ऋण एवं अन्य देयताएं। या राजकोषीय घाटा इज इक्वल टू होता है हमारा राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋण से प्राप्तियां प्लस अन्य प्राप्तियां माइनस कुल व्यय। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। ये था, यही था हमारा फ्रेंड्स, ये बोला। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा, भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि 97 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि भारत सरकार को अपने उन व्ययों को वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा फ्रेंड्स। 97 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। भारत सरकार को भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो कि पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 के प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है। तो 98 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, विनिवेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विनिवेश हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स जीडीपी अनुपात क्या था।
तो बताइए फ्रेंड्स 99 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। तो इसमें से कोई नहीं होगा क्योंकि 2022-23 के अनुसार भारत में टैक्स जीडीपी अनुमानित अनुपात बजट अनुमान 2021-22 में 9.9% संशोधित अनुमान 2021-22 में 10.8% था तथा बजट अनुमान 2022-23 में 10.7% था और बजट अनुमान 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में टैक्स जीडीपी अनुपात 11.1% अनुमानित है। वर्ष 2022-23 से अनुच्छेद के लिए यह भी 11.1% है और हमारा बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने अंतिम उत्तर पत्रक में इसी प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी को माना है। तो इसको माना है 11.7% माना है, जो कि हमारा फ्रेंड्स ये हमारा 2022-23 को माना है 11.1% ही है, लेकिन उसमें दिया हुआ है हमारा 11.7% दिया हुआ है, तो इसको ये बी माना है। तो देख लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं ये सबको कि कौन सा बजट कब ये हुआ था और कितना रहा बजट अनुमान। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है, वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था? तो 100 का आंसर बताना है कि कितना था, तो हमारा 1.7% था। वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था? तो 1.7% था फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स याद रखिएगा 2023 में ये हमारा 3.5% से लेकर हमारा 3.2% तक रहा है। तो याद रखिएगा ये हमारे 2018 का डाटा है, लेकिन मैंने 2023 का डाटा लिखा है यहाँ पे 3.5% से लेकर 3.2% तक ये हमारा था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया? तो आंसर हमारा हो जाएगा 6.8%। डी ऑप्शन हो जाएगा। 6.8% आकलन किया गया था फ्रेंड्स हमारा, लेकिन यही 2022-23 के अनुसार जो है हमारा 6.8% ये हमारा 21-22 में है, लेकिन यही 2023 में फ्रेंड्स हमारा 6.9% का आकलन किया गया था। याद रखिएगा 6.9%। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा 101 का, लेकिन 23 के डाटा के अनुसार 6.9% होगा। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे 6.4% हो जाएगा, यहाँ पे 9 मैंने लिख दिया था, 6.4% हो जाएगा 23 के अनुसार। क्वेश्चन है, प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया है? तो 102 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? बी हो जाएगा 2011-12। प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया है? तो 2011-12, जो कि प्रभावी राजस्व घाटा एवं पूंजी संपत्तियों के सृजन के लिए दिए गए अनुदान का अंतर है। प्रभावी राजस्व घाटे की धारणा को वित्तीय वर्ष 2011-12 के केंद्रीय बजट से प्रारंभ किया गया है। घाटे की इस अवधारणा को लाने का प्रमुख उद्देश्य राजस्व खाते के संरचनात्मक असंतुलन को व्यक्त करना है। इसे वित्तीय वर्ष 2012-13 के बजट से राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 को एक के अंतर्गत समेकित कर लिया गया। और प्रभावी राजस्व घाटा जो है इक्वल टू राजस्व घाटा और माइनस पूंजी संपत्ति के सृजन से संबंधित अनुदान है। तो इतना याद रखिएगा फ्रेंड्स, पूरे बताने की डिटेल जरूरत नहीं है कि प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया। तो 2011-12, और ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है किससे है? ये बताना है फ्रेंड्स हमारा। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, उत्पाद कर से है। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे है? तो उत्पाद कर से है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 104 का आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। 1994-95 हो जाएगा। भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1994-95 में किया गया था फ्रेंड्स हमारा। 104 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ई हो जाएगा। और यह जो है सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है। इसे चलैया समिति के संस्तुति पर वित्तीय वर्ष 1994-95 में वित्त अधिनियम 1994 द्वारा लागू किया गया। यह संघ सूची का एक विषय है। वर्ष 2003 में 88वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 268 के ए में संविधान में शामिल किया गया और वर्तमान में यह जीएसटी में शामिल हो गया है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड सर्विस टैक्स होता है। चलिए फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये बताना है कि स्तंभ क के साथ स्तंभ ख को मिलाइए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से यही सही उत्तर का
यहाँ पे सही उत्तर को चयन कीजिए। तो 105 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, चलिए बताते हैं। तो राष्ट्रीय कृषि नीति जो है हमारा ये कब हुआ था, तो 2000 में हुआ था फ्रेंड्स। राष्ट्रीय मत्स्य नीति जो है हमारा 2004 में हुआ था। और ये नवीन विदेशी व्यापार नीति जो है ये हमारा फ्रेंड्स हुआ था 2014 में हुआ था। और 7वां वित्तीय आयोग जो है वो हमारा हुआ था 1978 में। याद रखिएगा, राष्ट्रीय कृषि नीति 2000, समुद्री मत्स्य नीति 2004 और नवीन विदेशी व्यापार नीति 2014 और 7वां वित्तीय आयोग 1978। तो इसको मिलान कर लीजिएगा फ्रेंड्स, हमारा 105 का ये हो जाएगा, 105 का यही हो जाएगा हमारा, इसको मिलान कर लीजिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन के स्तंभ क के साथ स्तंभ ख को मिलाइए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 106 का इसको चलिए चयन करते हैं फ्रेंड्स हमारा। तो क्या होगा बताते हैं इसको। तो हमारा क्या है का ओपन जनरल लाइसेंस जो है हमारा ये क्या है, तो विदेशी व्यापार है हमारा, 2 ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे हम कर देते हैं, इसको देख लीजिएगा। ओपन जनरल लाइसेंस जो है हमारा क्या है, विदेशी व्यापार। ट्राइसम जो है हमारा क्या है, रोजगार है। तो रोजगार किस में है, हमारा 1 में है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, रोजगार हो जाएगा। थोक मूल्य सूचकांक जो है यह हमारा मुद्रास्फीति हो जाएगा, 4 हो जाएगा ऑप्शन, ये 2 हो जाएगा। और नकदी रिजर्व अनुपात जो है हमारा ये हो जाएगा 3, मीन्स हमारा विदेशी व्यापार हो जाएगा, नकदी रिजर्व अनुपात विदेशी। तो मिला लीजिएगा फ्रेंड्स 106 का। क्वेश्चन है, भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। तो कब कर दिया गया फ्रेंड्स ये बताना है। तो 1997 में कर दिया गया था। इसे कब कर दिया गया था, 1997 में किया गया। ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, 31 मार्च 1997 को किया गया था। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन, भारत में मध्य अर्धशतक मिड 50s में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य था। तो बताना है कि इसमें से क्या उद्देश्य था। महालनोबिस का तो हमारा बी हो जाएगा, भारी उद्योगों की स्थापना करना जो कि पूंजी सघन थे। भारत में मध्य अर्धशतक मिड 50s में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य था भारी उद्योगों की स्थापना करना जो कि पूंजी सघन थे। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगें संसद में पेश की जाती हैं। तो 109 का आंसर हमारा हो जाएगा एक से उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हमारा जो है इसमें से 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगें संसद में पेश की जाती हैं। तो 102 हमारा हो जाएगा, 102 हो जाएगा जो कि ऑप्शन में नहीं है, उपयुक्त में से इसमें से कोई नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स, 102 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 102 हो जाएगा, जो कि 2023-24 में कुल 102 अनुदानें मांगे की गई थी। 23-24 में ऑप्शन ये हमारा 22 का है, तो 23-24 का हम बता रहे हैं, याद रखिएगा। 23 और 24 का ये डाटा है जो कि 102 मांगे की गई थी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, योजना आयोग एक क्या है। तो योजना आयोग एक जो है हमारा वह हमारा क्या है फ्रेंड्स, तो ये हमारा एक परामर्शदात्री संस्था है योजना आयोग। योजना आयोग एक हमारा क्या है, परामर्शदात्री संस्था है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारत का योजना आयोग है। तो 1 से 11 का हमारा बी हो जाएगा, एक सलाहकार बोर्ड हो जाएगा। भारत का योजना आयोग जो है एक सलाहकार बोर्ड है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, योजना आयोग का एक स्वरूप क्या है। तो 112 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, परामर्शदात्री संस्था है, अभी बताए हैं। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था। योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो 113 का आंसर हमारा हो जाएगा 1950 में हो जाएगा। योजना आयोग का गठन 150 में हुआ था। क्वेश्चन फ्रेंड्स है अगला, योजना आयोग है एक, तो बताइए इसमें से क्या हो जाएगा। तो योजना आयोग जो हमारा गैर संवैधानिक निकाय है। योजना आयोग जो है हमारा गैर संवैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय नहीं मार दीजिएगा, बहुत लोग इसमें कन्फ्यूजन रहते हैं। योजना आयोग जो है हमारा एक गैर संवैधानिक निकाय है। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। चलिए फ्रेंड्स तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो 1950 जो कि अभी रिपीटेड क्वेश्चन था। क्वेश्चन है, भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष जो हैं एक्स ऑफिसर होते हैं, तो कौन से होते हैं हमारा, तो प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की नीति आयोग जो कि आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह थिंक टैंक है, नीति का पूरा स्वरूप क्या है। तो
117 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भारत सरकार की नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है में नीति का पूरा स्वरूप क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो इसमें से बताना है कौन सा हमारा नहीं है फ्रेंड्स। तो हमारा ई जो है उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक, तो हमारा एक से अधिक हो सकता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा ये पूछ रहा है कि हिस्सा नहीं है, तो उपयुक्त में से हमारा कोई नहीं होगा, जो कि नहीं है। जैसे में नीति आयोग के सचिव जो है ये भी होगा, योजना और कार्यक्रम ये भी होगा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष ये भी होगा, भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष ये भी होगा, जो कि राष्ट्रीय विकास परिषद के से ये सभी हमारा ये आते हैं। ठीक है, इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो ऐसा इसमें कोई नहीं है जो कि नहीं है, सभी आते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कि नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था? ये बताना है फ्रेंड्स कि नीति आयोग जो है हमारा कब आया था। तो 1 जनवरी 2015 को आया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? 119 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो 120 आंसर का हमारा हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, जो कि यह बता रहा है कि समुदाय जो है विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो इसमें से हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा ई हो जाएगा। तो हमारा शैक्षणिक सुधार, जीवन स्तर को बेहतर बनाना, राजनीतिक प्रशिक्षण योजना बनाने में गांवों की सहायता करना, ये सभी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा फ्रेंड्स। समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? 121 का आंसर क्या हो जाएगा? सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? तो हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, हमारा आर्थिक विकास हो जाएगा, मानव पूंजी का निर्माण, पर्यावरण संरक्षण और समरस जीवन, एक से अधिक हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा। अगला क्वेश्चन है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो 122 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा ये हो जाएगा एकीकृत ग्रामीण विकास योजना। ये हमारा योजना को शुरू किया गया था छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, कार्यक्रम शुरू किया गया था, एकीकृत ग्रामीण विकास योजना शुरू किया गया था। कब? तो छठी पंचवर्षीय योजना के तहत। 122 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा। और हमारा छठी योजना की जो अवधि है फ्रेंड्स, वो हमारा 1980 से 85 थी। क्या थी? 1980 से 85 के बीच में थी हमारा छठी पंचवर्षीय योजना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो 123 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? राजस्थान में, डी हो जाएगा। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो राजस्थान में किया गया था। अंत्योदय कार्यक्रम 1977-78 में राजस्थान राज्य में प्रारंभ किया गया था, याद रखिएगा। कब? तो 1977 से 78 के बीच में। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, तो कब की गई थी? तो 124 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? सी हो जाएगा। जनता पार्टी सरकार के द्वारा की गई थी रोलिंग प्लान की अवधारणा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन है, चल योजना के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है, तो सही है। एक योजना जो 3, 4, 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है, ये भी सही है हमारा। एक, यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होती है, थर्ड सही है हमारा। 10 से 15 अथवा 20 वर्षों के लिए एक सापेक्ष योजना है, तो ये भी हमारा सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? भारत में योजना अवकाश की अवधि जो थी वो क्या थी फ्रेंड्स? तो हमारा 1966 से 69 में थी, जो कि तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारा 31 मार्च 1966 को हुई थी, और यह 1 अप्रैल 1969 से लेकर प्रारंभ हुई थी, और 1966 से 1 अप्रैल 1966 से लेकर 31 मार्च 1969 तक यह हमारा भारत योजना अवकाश रहा था, याद रखिएगा। 1966 से 1969। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? ये बताना है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? तो हमारा समाविष्ट आर्थिक वृद्धि है। क्या है? समाविष्ट आर्थिक वृद्धि है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? तो समाविष्ट आर्थिक वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, निम्न से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक जो है विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? तो आंसर हमारा बताना है। तो भारतीय स्टेट बैंक जो है हमारा, वो हमारा सबसे विश्व के
शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा सी हो जाएगा, 4.0% हो जाएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था? तो 4.0%। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन है भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है, तो इसमें से बताना है हमारा फ्रेंड्स कि कौन सा हमारा शामिल है। तो हमारा CRR और SLR को कम करना, ये हमारा सही है। बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश, ये भी हमारा सही है फ्रेंड्स। हमारा ब्याज दर का अविनियमन, ये भी हमारा सही है। और उपयुक्त सभी, तो ये हमारा डी, ये सही होगा। मीन्स कि हमारा उपयुक्त में से सभी होगा फ्रेंड्स हमारा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि इनमें से कौन से 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है। तो सुदीप्तो मुंडले जो है हमारा, ये 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं थे। अशोक कुमार लाहिड़ी सही थे, रमेश चंद ये थे, अजय नारायण झा ये भी थे। तो कौन नहीं थे? तो सुदीप्तो मुंडले नहीं थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा। 134 का आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा, वृद्धि। क्या हो जाएगा? तो 134 का आंसर हमारा ई हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा। अगला क्वेश्चन है 135 हो जाएगा हमारा भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 135 का आंसर हमारा ये हो जाएगा 1956 में हुई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 में हुई थी। क्वेश्चन है विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है। तो 136 का आंसर हमारा हो जाएगा एक गर्म मुद्रा। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है गर्म मुद्रा। क्वेश्चन है RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है किससे है? तो बताना है फ्रेंड्स हमारा बीमा क्षेत्र से संबंधित है। RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है किससे? तो बीमा क्षेत्र से। ऑप्शन याद रखिएगा आंसर याद रखिएगा बीमा क्षेत्र से। ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन है सूची 1 साथ सूची 2 को मिलान करें, बताना है। तो सरकारी आयोग जो हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा क्या होगा ये बताना है। सरकारी आयोग से किससे संबंधित है? तो केंद्र राज्य संबंधित से संबंधित है। ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, इसको मिला लीजिएगा आप। श्री रंगराजन समिति जो है बी हमारा, ये गरीबी माप की कार्यवाही समीक्षा करने के लिए ये हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा। पारेख समिति जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा। और नरसिंहन समिति, तो नरसिंहन समिति हमारा हो जाएगा बैंकिंग क्षेत्र सुधार से हो जाएगा 4 हो जाएगा। याद रखिएगा सरकारी आयोग जो हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध। श्री रंगराजन समिति गरीबी की माप की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए। पारेख समिति इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। नरसिंहन समिति ये हमारा हो जाएगा बैंकिंग क्षेत्र सुधार। तो इसको मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो 139 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा फ्रेंड्स, क्षेत्रीय बैंकों की पुनर्संरचना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। भंडारी समिति किससे संबंधित है? क्षेत्रीय बैंकों की पुनर्संरचना से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधार पर लेता है। तो सही है हमारा फ्रेंड्स ये। रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालिक उधार पर लेता है। ये भी हमारा सही है। तो 140 का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा। 1 2 ये दोनों सही है फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? 1 2 दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है तो किसका होता है? तो ये बताना है। तो वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है। याद रखिएगा 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है किसका? तो वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और फ्रेंड्स याद रखिएगा 1 रुपये का नोट हो हमारा या 1 रुपये का सिक्का हो, ये सिक्का हो, तो इसको छोड़ के जैसे में हमारा 2 रुपया हो गया या 5 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 50 हो गया, यह जो होता है यह हमारा भारतीय रिजर्व आरबीआई का यहाँ पे क्या होता है? आरबीआई के ये हमारे अधीन आता है। 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये। लेकिन 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर जो होता है वो वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है। याद रखिएगा।
क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो 143 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए, यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन है पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है। तो 144 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, डी हो जाएगा। किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों का योजना का उद्देश्य सौर ऊर्जा करना। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या हो जाएगा, किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को योजना का उद्देश्य सौर ऊर्जा से जोड़ना। तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ऑप्शन हमारा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत निर्माण का कौन अंग नहीं है। कौन सा अंग नहीं है बताना है। तो 145 का आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। कृषि आधारित उद्योग। क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से भारत निर्माण का कौन सा अंग नहीं है। तो कृषि आधारित उद्योग हो जाएगा फ्रेंड्स। 145 का आंसर हमारा ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत माला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर से क्षेत्र संबंधित है। तो 146 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित है। भारत माला परियोजना से हमारा सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन है योजना आयोग 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा के से नीचे बीपीएल का निम्नलिखित प्रतिशत प्राकलित किया गया है। तो 147 का आंसर क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, तो 55 हो जाएगा। योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल का निम्नलिखित प्रतिशत प्राकलित किया है। तो 55 किया है। आंसर हमारा ई हो जाएगा, आंसर ऑप्शन हमारा ई हो जाएगा और आंसर हमारा 55 हो जाएगा। क्वेश्चन है विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। तो बताना है फ्रेंड्स कि कौन करते हैं। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन है NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें से बताना है हमारा कौन सा सत्य नहीं है फ्रेंड्स। तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को 27.20 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिभाषित किया गया है। तो सही है। शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को रुपये 33.33 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिभाषित किया गया है। तो ये भी सही है हमारा। भारत की 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी। ये भी सही है। भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी। ये गलत है। आंसर हमारा डी हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसमें से बोला है कि कथन हमारा कौन सा सत्य नहीं है। तो डी जो है हमारा सत्य नहीं है, जो कि भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी। तो यही हमारा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी जो है हमारा गलत हो जाएगा, जो कि 2012 में तेंदुलकर समिति द्वारा प्रस्तुत NSSO सर्वेक्षण पर आधारित इसके तहत अनुसार हमारा जो है ABC जो हमारा सही है, क्योंकि हमारा जो कि गरीबी जो है समिति जो है तेंदुलकर समिति जो है उसने गरीबी पर आधारित सभी ये हमारा गरीबी रेखा से जीवन यापन करने की इसको यापन को हमारा तेंदुलकर समिति ने उठाया था, जो कि हमारा 2012 में आया था तेंदुलकर समिति। और इसी ने यह बताया कि शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को हमारा 33.33 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिभाषित किया गया है। और सी हमारा ए भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा और ए भी हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को 27.20 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिभाषित किया गया है। तो ए, बी और सी हमारा सही हो जाएगा। हमारा तेंदुलकर समिति जो है उसके तहत उसको NSSO सर्वेक्षण पर आधारित है। NSSO याद रखिएगा, यस जितने भी हैं वो हमारा NSSO पे हमारे संबंधित हैं सभी, और ये तेंदुलकर समिति के अंडर में आते हैं। उन्हीं के स्टेटमेंट में ये सब सही है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय योजना आयोग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गरीबी रेखा के लिए सही है। तो 150 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हमारा सी हो जाएगा, जो कि हमारा 2-3 है। और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 26 रुपये प्रतिदिन है। नगरीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 32 रुपये प्रतिदिन है। तो ऑप्शन 2 और 3 सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा सी है।
2 3 सही हो जाएगा। भारतीय योजना आयोग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गरीबी रेखा के लिए सही है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 26 रुपये प्रतिदिन और नगरीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 32 रुपये प्रतिदिन। तो हमारा क्या हो जाएगा? एक सी का 2 और 3 सही हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं आज यहीं तक 150 क्वेश्चन रहने देता हूं और नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हमारे 175 से थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, हो सकता है कहीं 200 के आसपास होंगे क्वेश्चन हमारे फ्रेंड्स। तो मैंने सोचा कि 2 पार्ट में मैं कर देता हूं इसको, ताकि हमारा लॉन्ग वीडियो ज़्यादा नहीं हो। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा आपको, प्लीज़ तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और हमारे दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। हम देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारे वीडियो जितने भी हैं वो आपको बताए भी थे कि 3000 4000 व्यूज़ देखते हैं, लेकिन उस पर सब्सक्राइब मात्र 30 से 40 ऐसे ही फ्रेंड्स हमारे होते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके आप थोड़ा दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और आपके लिए जो आप कमेंट में लिखते हैं वो मैं ज़रूर लाता हूँ। तो आप भी कमेंट में कीजिए कि और क्या मैं आपको बोला था कि बायो और केमिस्ट्री का, मैं केमिस्ट्री का वीडियो जो है संडे को डालूंगा और बायो का मंडे को डालूंगा। तो फ्रेंड्स मैं कमेंट में वहाँ पे लिखा हूँ और आप जाकर देख सकते हैं। और सब जितने भी हमारे ये मॉडर्न हिस्ट्री हो, जो बिहार ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, या हमारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन हो या बिहार ज्योग्राफी के क्वेश्चन हो, वो सभी हमारे प्लेलिस्ट में हैं, जाकर आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और हमारे अगर आप चैनल जानते हैं तो चैनल स्टडी मीट 95 है, आप वहाँ पे सर्च करके आप देख सकते हैं @ स्टडी मीट 95, आप वहाँ पे सर्च कीजिएगा तो हमारा चैनल आ जाएगा। लिख देते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, हम देख लीजिए ऐसे उसके बाद से STUDY स्टडी MEET मीट 95, ये हमारा चैनल हो गया। इस पर आप सर्च कर सकते हैं, इसमें जाके आप प्लेलिस्ट का मैं वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, और टेलीग्राम में भी लिंक है हमारा, टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो टेलीग्राम से आप पूछ सकते हैं। और इस प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दिया हूँ, जाके वहाँ पे आप जिसका जो फ्रेंड्स का ऑनर्स हो, जैसे मैं ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। और साइंस का क्वेश्चन मैंने फिजिक्स का ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो आप जाके वहाँ पे 2 पार्ट में है हमारे, जाके देख सकते हैं। और मैं केमिस्ट्री और बायो का ला रहा हूँ फ्रेंड्स जल्दी ही। और मेरा ये जो बचा हुआ क्वेश्चन है 150 से ज़्यादा अर्थव्यवस्था का, वो मैं कल लाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।